Good morning, students. Let's start the today's class with the continuation of the revision lecture which we were taking in the previous class. ओके सो इस क्लास में मैं आगे जो रिवीजन करवाना था इस चैप्टर का वो रिवीजन करवाऊंगा. ओके लास्ट क्लास जो थी वो लाइव क्लास थी क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि लाइव में क्या रिस्पॉन्स आता है बच्चों का. बट लाइव में बच्चे 6 7 5 ऐसे बहुत कम बच्चे आ रहे थे. ओके सो मैं यही प्रेफर करूँगा कि मैं अभी तो रिकॉर्ड करके ही पढ़ाऊँ. जब लाइव लेने का मन होगा तो फिर मैं लाइव लेके पढ़ाऊँगा. ओके सो गाइज लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर रिवीजन लेक्चर. ओके सो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वेदर क्लाइमेट और एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है. तो वेदर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड, ये सारी चीज़ें मिल करके क्या बना लेती हैं, वेदर. ओके और ये सारी चीज़ कितने देर के लिए कैलकुलेट की जाती है, 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन किया जाता है. और ये सारी चीज़ें 24 आवर्स में क्या बना लेती हैं, वेदर. ओके मतलब 24 आवर्स, एक दिन पूरा पूरा एनालाइज किया जाता है कि उस दिन टेम्परेचर मैक्सिमम कितना गया, मिनिमम कितना गया. ओके टेम्परेचर कितना मैक्सिमम गया, मिनिमम गया, विंड स्पीड क्या थी, ह्यूमिडिटी कितनी थी, रेनफॉल हुई या नहीं हुई. तो ये सारे फैक्टर्स 24 घंटे के कैलकुलेट किए जाते हैं और एक दिन का वेदर तैयार हो जाता है. ओके क्लाइमेट की बात की थी हमने, तो क्लाइमेट क्या होता है. क्लाइमेट 25 सालों तक जो वेदर कंडीशन रहती है एक पर्टिकुलर एरिया की, उसको उस एरिया का क्लाइमेट बोल देते हैं. और अडेप्टेशन क्या होता है. अडेप्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुकूल ढल जाना. ओके कोई भी कंडीशन है, कोई भी परिस्थिति है, उसके अनुकूल बना लेना अपने आप को. ओके कैसे अनुकूल बना लेना. मैंने बताया था कि सपोज़ बाहर अगर सर्दी पड़ रही है तो हम जैकेट पहन के बाहर निकलते हैं या स्वेटर पहन के निकलते हैं ताकि हमको सर्दी ना लगे. बाहर अगर गर्मी पड़ रही है तो हम छाता लेकर के निकलते हैं ताकि हमको सूरज धूप धूप ना लगे सूरज से. ओके तो ये सारे अडेप्टेशन होते हैं. जानवर कैसे अडेप्ट करते हैं, जैसे भालू की मैंने बात की थी, तो भालू जो है वो पूरी गर्मी और बरसात खाता है, मछलियाँ खाता है, ढेर सारी मछलियाँ खाता है और खा खा के खूब मोटा हो जाता है. फिर वो जो उसने मोटापा जमा कर लिया है, जो फैट उसने जमा कर लिया है, तो सर्दी में क्या करता है वो, जैसे ही ठंडियाँ चालू होती हैं तो वो गुफा में जा कर के हाइबरनेट कर जाता है, यानी आराम करने लगता है या नींद में चला जाता है. 4 महीने की लगभग नींद में चला जाता है वो. तो 4 महीने तक के लिए वो 6 7 8 महीने खाता है. ओके ताकि वो 4 महीने की नींद आराम से ले सके. ओके तो ये था गाइज जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे रिवीजन लेक्चर से और आज मैं आपको पोलर रीजन्स के बारे में बताऊंगा. ओके तो पोलर रीजन्स मैंने डायग्राम बना के भी बताया था कि अर्थ का जो नॉर्थ हिस्सा है और जो सदर्न हिस्सा है वो कहलाते हैं पोल्स. तो पोलर रीजन में प्रेजेंट होने वाले जो जानवर होते हैं वो पोलर एनिमल्स कहलाते हैं. ओके तो पोलर रीजन्स में मैं आपको एक बात बता दूं, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होता है. एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है. ओके तो द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. पोलर रीजन्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट दिखाते हैं. दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो. ये रीजन्स पूरे बर्फ़ से ढके रहते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या चाहे वो साउथ पोल हो. ओके ये पूरे हिस्से जो हैं ये बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं और बहुत ठंडा होता है साल के मैक्सिमम पार्ट में. मतलब लगभग 7 8 महीने की बहुत तगड़ी सर्दी पड़ती है. उसके बाद सर्दी तो रहती है लेकिन टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो के आसपास रहता है. बाकी टाइम जो है टेम्परेचर माइनस में रहता है. ओके तो फॉर 6 मंथ्स द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स. 6 महीने तक सूरज डूबता नहीं है, क्लियरली दिखता रहता है. पोल्स मतलब नॉर्थ पोल में कोई आदमी चला जाए तो उसको 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात झेलनी पड़ेगी. ओके नॉर्थ पोल में 6 मंथ्स डे होता है और 6 मंथ्स नाइट होती है. ओके इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस. सर्दियों में टेम्परेचर जो है -37 डिग्री सेल्सियस होता है. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दी सीवियर कंडीशंस. जो जानवर वहाँ पर रह रहे हैं वो इन सीवियर कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते हैं. लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर्स एंड
पेंगुइन। हम पोलर बियर और पेंगुइन के एग्जांपल से ये देखेंगे कि एनिमल्स कैसे अडेप्ट कर लेते हैं इतनी ठंडियों में भी। ओके, तो पोलर बियर जो होता है वो एक तरह का ध्रुवीय भालू होता है। ध्रुवीय भालू मतलब वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही मिलता है। ओके, ये वाइट कलर का होता है। इसकी जो फर होती है वो बहुत मोटी होती है। इसकी फर बहुत मोटी होती है और ये वाइट कलर के होने के कारण अपने शिकारियों से बचा रहता है। मतलब जो लोग इसका शिकार करते हैं उससे ये बचा रहता है, क्योंकि ये बर्फ़ भी वाइट होती है, ये भी वाइट होता है, तो ये दिखता नहीं है। ओके, और ऊपर से मतलब उनसे भी छुप कर रहता है जिनको जिसका शिकार करना रहता है पोलर बियर को। पोलर बियर को सपोज सील या फिर कोई दूसरा जानवर, रेनडियर वगैरह, उसको मारना होता है जब, तो पोलर बियर वाइट कलर के होने के कारण दिखता नहीं है आसानी से जानवरों को। ओके, तो आसानी से शिकार भी कर सकता है अपने वाइट कलर के कारण। ओके, तो ये रीज़न कुछ होते हैं और बाकी आगे रीजंस भी हम पढ़ेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। तो वाइट कलर के होने के कारण उनको शिकार पकड़ने में मदद मिलती। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड से प्रोटेक्टेड रखने के लिए उनके पास दो लेयर होती हैं फ़र की, दो मोटी मोटी फ़र की लेयर होती हैं। ओके, दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, उनके पास फैट की लेयर होती है स्किन के अंदर। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली, यहाँ तक कि वो इतने ज़्यादा इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड का मतलब अंदर से इतनी ज़्यादा फैट की लेयर होती है कि उनको जो सर्दी है वो लगती ही नहीं है। ओके, और वो फैट की लेयर इतनी मोटी होती है कभी कभी तो कि ज़्यादा दौड़ लेते हैं वो या ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो उनको गर्मी लगने लगती है इतने ठंडी में भी। ओके, मतलब टेम्परेचर वहाँ का, जहाँ पर ये पोलर बियर रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर इतना कम रहता है कि अगर कोई इंसान चला जाए तो वो मर जाए। ओके, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर -10, -20, -30 ऐसे इतना कम टेम्परेचर रहता है। ओके, बट ये पोलर बियर वहाँ आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इनकी बॉडी में इतना फैट रहता है ताकि ये सर्वाइव कर सकें, ताकि इनको सर्दी ना लगे। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग। गर्मियों के दिन में अगर हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारी बॉडी को कूल होने की ज़रूरत पड़ती है, यानी ठंडा होने की ज़रूरत पड़ती है। तो पोलर बियर क्या करता है, जब गर्मियों का टाइम आता है तो पोलर बियर को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन जो है वो बहुत मोटी होती है। ओके, तो ये वो ठंडे पानी में मैक्सिमम टाइम तैरता है। ओके, ठंडे पानी में डूबा हुआ रहता है। ओके, तो वो स्विमिंग करता है। इट इज़ अ गुड स्विमर। पोलर बियर बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। उसके जो पॉज होते हैं, पॉज मतलब उसके जो हाथ होते हैं वो बहुत चौड़े और बड़े होते हैं, विच हेल्प्स इट नॉट ओनली टू स्विम बट ऑल्सो टू वॉक विथ ईज इन द स्नो। जो पोलर बियर की मदद करता है न केवल तैरने में बल्कि उसको बर्फ़ में चलने में भी। ओके, स्विमिंग के टाइम पे वो अपने नाक जो है वो बंद कर लेता है ताकि वो पानी के नीचे ज़्यादा देर तक रह सके। उसके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है। पोलर बियर के पास बहुत तगड़ी सूंघने की शक्ति होती है। ओके, ताकि वो अपने शिकार को आसानी से सूंघ सके और ढूंढ सके। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उससे पोलर बियर का अडेप्टेशन हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, बीच में ये पोलर बियर बना हुआ है। ओके, ये वाइट कलर का दिख रहा होगा और इसके स्किन में बहुत सारे फर दिख रहे होंगे। ओके, बहुत सारे बाल दिख रहे होंगे, तो ये बाल जो हैं इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसकी सूंघने की ताकत बहुत ही तगड़ी होती है। इसी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल के कारण ये जो बियर है ये अपने शिकार को लोकेट कर लेता है और अपने शिकार को पकड़ने में मदद मिलती है इसको। इतनी तगड़ी सूंघने की शक्ति होने के कारण ये अपने शिकार को आसानी से सूंघ कर निकाल सकता है कहीं से भी। ओके, इट हैज़ अ लॉन्ग
एंड शार्प क्लॉज, इसके पास बहुत बड़े और नुकीले नाखून होते हैं ताकि ये बर्फ़ में आसानी से चल सके। दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। ये जो लंबे लंबे नाखून हैं, पोलर बियर के जो बड़े बड़े नाखून हैं, इससे ये आसानी से बर्फ़ में चल सकता है। ओके, उन नाखूनों को गड़ा गड़ा के ताकि इसको ग्रिप मिले, क्योंकि बर्फ़ जो है उस पर कोई भी चलेगा तो बहुत फिसलता है। तो पोलर बियर फिसल ना जाए इसके लिए इसके पास बहुत बड़े बड़े नाखून होते हैं। ओके, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इसकी स्किन के नीचे एक बहुत मोटी फैट की लेयर होती है। द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। जो फैट होता है, जो स्किन के नीचे मोटी चर्बी होती है, तो वो इसकी बॉडी को गर्म रखती है। ओके, वो इसकी बॉडी को गर्म रखती है। ओके, और पोलर बियर के दो लेयर होते हैं फर के। फर यानी इसकी जो चमड़ी होती है उसकी दो लेयर होते हैं, और ये जो चमड़ी है ये इसको गर्म रखने में मदद करती है। ठंडे वेदर में इसको गर्म रखने में मदद करती है। इट्स प्रेडिटर एंड प्रे आर, इसकी वाइट फर के कारण, ये बर्फ़ में रहते हैं और ऊपर से ये सफ़ेद कलर के होते हैं, इसके कारण इसके जो प्रेडिटर होते हैं, मतलब जो शिकारी होते हैं, जो इनकी स्किन के लिए शिकार करते हैं या फिर दूसरी नाखून वगैरह के लिए या फिर इनके मीट के लिए शिकार करते हैं, तो वो पोलर बियर को वाइट होने के कारण पोलर बियर को आसानी से देख नहीं पाते हैं। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आई होप आपको समझ में आई होंगी। ओके, लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। पोलर बियर की तरह जो पेंगुइन होते हैं, पेंगुइन ये यहाँ पर बना हुआ डायग्राम पेंगुइन का, ये पेंगुइन होते हैं। ओके, तो पोलर बियर की तरह जो पेंगुइन होते हैं वो भी बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। ओके, बहुत अच्छे तैराक होते हैं। देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड, इनकी बॉडी सीधी होती है, और इनके जो फीट होते हैं यानी इनके जो पैर होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं। जैसे बत्तख के पैर जुड़े हुए होते हैं, आपने कभी देखा होगा, तो बत्तख के पैर जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह पेंगुइन के पैर भी जुड़े हुए होते हैं। ओके, आपस में उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं, मतलब ओके, जैसे हमारी उंगलियां अलग अलग हैं तो इनकी उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं ताकि ये तैरने में मदद मिल सके इनको पानी के नीचे। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस। दूसरे एनिमल्स जो पोलर रीजन्स में रह रहे हैं वो अलग अलग टाइप की मछलियाँ हैं। ओके, मस्क ऑक्सन है, रेनडियर्स हैं, फॉक्सेस हैं, सील्स हैं, वेल्स हैं और बर्ड्स हैं। ओके, तो इतने सारे जानवर जो हैं वो पोलर रीजन्स में रह रहे हैं। ओके, इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर। ये सोचा जा सकता है या नोट किया जा सकता है कि जो फिश है यानी मछली, वो ठंडे पानी के नीचे रह सकती है आसानी से। ओके, बहुत लंबे समय तक। जो चिड़िया होती हैं वो अपने आप को गर्म रखती हैं उड़ करके ताकि वो सरवाइव कर सकें। ओके, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स। वो जब पोलर रीजन्स में, जब नॉर्थ पोल या साउथ पोल में सर्दियों का मौसम आता है तो चिड़िया जो हैं वो उनको खतरा हो जाता है कि हम सर्दियों में मर जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज तूफान आता है बर्फ़ का, फिर बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो ये जो बर्ड्स हैं ये गर्म एरियाज़ में माइग्रेट कर जाते हैं। तो ऐसा ही एक एरिया भरतपुर राजस्थान में है जिसका नाम है रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में है वो एरिया। ओके, तो ये एक बर्ड सेंचुरी है। ओके, तो इस बर्ड सेंचुरी में 15,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके बर्ड्स आते हैं पोल से। ओके, तो सोचिए 15,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके बर्ड्स आते हैं। वो पूरी ठंडी यहाँ पर बिताते हैं इंडिया में आके, या फिर और दूसरी जगह पर जहाँ पर ये इनको सूटेबल लगता है जो एरिया। मोस्टली इंडिया में भरतपुर करके एक जगह है राजस्थान में, तो ये भरतपुर में भरतपुर बर्ड सेंचुरी, वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे आर्कटिक टर्न, साइबेरियन क्रेन, ये सब 15,000-20,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं। ओके, यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स। इंडिया जो है वो
बहुत सारी इन चिड़ियाओं का एक डेस्टिनेशन है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन। आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा कि वो साइबेरिया से भरतपुर आता है। राजस्थान में जो भरतपुर करके जगह है वहाँ पर ये क्रेन आता है, और सुल्तानपुर करके एक जगह है हरियाणा में, वहाँ पर आता है। तो आप यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक साइबेरियन क्रेन बना है लेफ्ट साइड में, फिर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स राइट साइड में बने हुए हैं। ओके, चलिए अभी डिड यू नो में कुछ अच्छे फैक्ट लिखे होते हैं, इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर्स टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। जहाँ पर ये रह रहे होते हैं, जहाँ पर ये बर्ड्स रह रहे होते हैं, वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाती है। ओके, बहुत सर्दी पड़ने लगती है वहाँ पर। तो इस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये ट्रैवल करते हैं 15-15 हज़ार किलोमीटर। मतलब जब वो उनके लिए कंडीशन एकदम बदतर हो जाती है, एकदम बेकार कंडीशन हो जाती है कि अब ये बर्ड्स वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते, तब ये बर्ड्स जो हैं ये मूव करते हैं कहाँ? इंडिया में। ओके, मतलब पोलर रीजन से ये मूव करते हैं इंडिया में। इंडिया में दो जगह हैं, एक भरतपुर और एक सुल्तानपुर। भरतपुर राजस्थान में, सुल्तानपुर हरियाणा में। ओके, तो जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशंस अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। तो वो बहुत ऊपर उड़ते हैं, ऐसी चिड़िया जो होती हैं बहुत ऊपर उड़ती हैं, ताकि जो उड़ने से जो गर्मी पैदा हो सकती है, अब सोचिए खुद कि 15,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ रहे हैं, तो उड़ने से कितनी हीट जनरेट होती होगी इनकी बॉडी में। तो उस हीट को ठंडा करने के लिए इतनी ऊंचाई में जाना पड़ता है कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो, बहुत ठंडा हो वेदर। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री। कैसे ये जो बर्ड्स हैं ये एक ही जगह पर साल दर साल आते जाते हैं, ये भी एक मिस्ट्री है। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन। ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बर्ड्स हैं इनका बिल्ट इन सेंस है डायरेक्शन का, मतलब इनको पता चल जाता है कि इसी डायरेक्शन में जाना है। इनका सेंस जो है वो ये बोलता है कि यही डायरेक्शन है जिस तरफ इंडिया मिलेगा। ओके, तो इंडिया में जाने के लिए उनको डायरेक्शन पहले से पता होती है, एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क्स टू गाइड देम। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो हर साल आते हैं तो वो कुछ लैंडमार्क्स बना लेते हैं। मतलब ऐसा जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हमको ये याद रहता है कि अरे ये पड़ा था, ये जगह तो पड़ी थी। ओके, ये जगह मिली थी हमको रास्ते में। तो ऐसे लैंडमार्क हम बना लेते हैं, उसी तरह बर्ड्स भी लैंडमार्क बना लेते हैं। मैनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम पे बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं उनको सन गाइड करता है, सूरज। ओके, और रात में स्टार्स गाइड करते हैं, यानी तारे। देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। कुछ एविडेंस तो है जो ये बताते हैं, कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जो बताते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, ओके, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। And it is not only birds that migrate. Mammals, many type of fishes, insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates. ना केवल बर्ड्स माइग्रेट करते हैं बल्कि मैमल्स, बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, ये सब भी माइग्रेट करते हैं जब इनके घरों का क्लाइमेट, जहाँ पर ये रह रहे होते हैं वहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही बेकार हो जाता है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है। दोनों ही चीज़ें किसी भी लिविंग थिंग को सहन नहीं होगी और वो वहाँ से मूव कर जाएगा। ओके, and some wetlands of northeast and some other parts of India, the tropical rainforest। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हम बात करें तो ट्रॉपिक्स कौन सा एरिया होता है, आज मैंने आपको डायग्राम बना करके बताया था कि अर्थ का बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। वहाँ से एक लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है,
तो उसके बीच से जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर का एरिया लगभग 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री का एंगल, और 23.5 डिग्री का एंगल डाउन साइड पे। ओके, एक ऊपर साइड पे और एक नीचे साइड पे, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री का जो एंगल है उसको ये बनाता है, क्या बोलते हैं, हमारा ट्रॉपिकल एरिया। तो 23.5 डिग्री ऊपर इक्वेटर से और 23.5 डिग्री नीचे, इसके बीच का जो एरिया होता है वो कहलाता है ट्रॉपिकल एरिया। ओके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सन की रोशनी सीधा सीधा पड़ती है, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, क्योंकि इस एरिया में पानी पाया जाता है, ओशियन है, तो ओशियन से पानी, जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है तो ओशियन से पानी भाप बन के, स्टीम बन के, वाटर वेपर बन के उड़ जाता है और वो पानी बना लेता है बादल। तो इस एरिया में यानी ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी इतनी पड़ती है कि गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है और कम से कम टेम्परेचर सर्दियों में 15 डिग्री जाता है। जबकि आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है सर्दियों में। ओके, तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर कभी भी कम नहीं होता है, यहाँ पर हमेशा गर्मी बनी रहती है। ओके, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब होता है ट्रॉपिक्स का एरिया जो इक्वेटर के आसपास का रीजन होता है। ओके, मैं आपको बता चुका हूँ। रेन फॉरेस्ट मतलब होता है वर्षावन, जहाँ पर कंटिन्यूसली रेन होती रहती है, ऐसे जंगल। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट होता है वो जनरली हॉट होता है, गर्म होता है, क्योंकि इसका लोकेशन जो है वो इक्वेटर के पास में होता है, वहाँ पर सूरज की रोशनी सीधे पड़ती है। Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 डिग्री सेल्सियस। ठंडी के महीनों में भी जो टेम्परेचर होता है वो जनरली अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, ठंडी के मौसम में भी जो टेम्परेचर होता है वो जनरली 15 डिग्री या उससे ज़्यादा ही होता है। तो ड्यूरिंग हॉट समर्स यानी गर्मियों के सीज़न में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर क्रॉस कर सकता है। ओके, 40 डिग्री से ऊपर क्रॉस कर सकता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। जो दिन और रात होते हैं वो लगभग लगभग बराबर होते हैं पूरे साल में। दिन और रात लगभग लगभग इक्वेटर में बराबर होते हैं पूरे साल में। ये जो रीजन होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इस रीजन का वो ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दो जगह पाए जाते हैं, एक हमारे केरला और कर्नाटका वाले रीजन में। ओके, ये वेस्टर्न घाट कहलाता है, जो केरला कर्नाटका वाला रीजन है ये वेस्टर्न घाट कहलाता है। और दूसरा जो रीजन है जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं वो है असम का एरिया। असम हमारा नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है, तो यहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ओके, और कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया का जो साउथ ईस्ट पार्ट है। ओके, वहाँ पर जैसे सिंगापुर और ऊपर म्यांमार वगैरह हो गया, तो यहाँ पर। ओके, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, कंटिन्यूस गर्मी होने के कारण और बरसात होने के कारण ये जो रीजन होता है ये सपोर्ट करता है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को। बहुत ज़्यादा पानी और बरसात होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वो मंकी यानी बंदर, एप्स मतलब ओरेंगुटन, चिंपांजी वगैरह, और गोरिल्लाज वगैरह होते हैं। ठीक है, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, ये सारे एनिमल्स जो हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। चलिए हम पढ़ते हैं इनके अडेप्टेशन को इस हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, कैसे ये अडेप्ट करते हैं खुद को, कैसे ये इस हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए अपने आप को तैयार करते हैं या इसके अनुकूल बनाते हैं खुद को। ओके,
द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट इज़ हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ऊपर पहले ही पढ़ा दिया है कि जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं वहाँ पर जानवरों की और प्लांट्स की जो प्रजातियां हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। दोनों ही जगह जहाँ गर्मी पड़ेगी और बरसात साथ में होगी तो यहाँ पर जानवरों की प्रजाति अच्छी खासी होगी। ओके, सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज़ इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड। जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो फूड का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पेड़ों में रहना पसंद करते हैं, या उन्होंने ऐसा अडेप्ट कर लिया है कि ज़मीन पे तो हमको कुछ मिलेगा नहीं तो हम पेड़ों पे ही रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइम ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। जो रेड आइड लाल आँख वाला जो मेंढक होता है उसके हाथों में चिपकने वाले स्टिकी पैड्स होते हैं। ओके, स्टिकी पैड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे गोल शेप के बने होते हैं जो चिपकने में मदद करते हैं फ्रॉक को। जैसे आपने घर पे जो छिपकली देखी होगी वो कांच पे भी चिपक जाती है, क्यों? क्योंकि उसके हाथ में स्टिकी पैड्स होते हैं। ओके, तो यही स्टिकी पैड्स इस मेंढक के भी हाथों में होते हैं। ओके, ताकि वो पेड़ों में चिपक सके। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। बंदरों को पेड़ों में रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए उनकी पूँछ बड़ी बड़ी होती है और उसी पूँछ से वो पेड़ों की डाली वगैरह पकड़ते हैं। ओके, देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। उनके हाथ और पैर इस तरह से ढल जाते हैं कि वो टहनियों को आसानी से पकड़ सकें। एज देयर इज़ कॉम्पिटिशन फॉर फूड, जैसे मैंने देखा कि खाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कुछ एनिमल्स जो हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं खाने के लिए। ओके, वो जो खाना आसानी से रीचेबल नहीं होता है उसके लिए भी अडेप्ट कर लेते हैं। ओके, अ स्ट्राइकिंग एग्जांपल इज़ अ बर्ड टूकैन। एक टूकैन करके एक पक्षी होता है जिसकी चोंच लंबी होती है। डायग्राम बना होगा यहाँ पर। ये जो फर्स्ट डायग्राम में जो बर्ड दिख रहा है, दूसरे डायग्राम में तो लायन टेल्ड मकाक है, बट फर्स्ट डायग्राम में ये जो वो बर्ड है इसको टूकैन बोलते हैं। तो इसकी चोंच देखिए कितनी लंबी होती है। ओके, तो इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि जो टूकैन होता है वो क्या करता है कि फलों को तोड़ करके खाता है। ओके, आसानी से फलों को, इसकी चोंच इतनी लंबी होती है कि ये फलों तक पहुंच जाता है। ओके, तो ये इसकी चोंच का एडेप्टेशन था कि बड़ी चोंच होने का इसको फ़ायदा मिल गया। ओके, मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हेयरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लाज। बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं। ट्रॉपिकल एनिमल्स मतलब जो यही ट्रॉपिकल इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। तो इन एनिमल्स की बहुत ही तगड़ी सुनने की शक्ति होती है, देखने की शक्ति होती है। इनकी जो स्किन है वो मोटी और गहरे रंग की होती है। ओके, ताकि वो आसानी से छुप सके जंगलों में। ओके, दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडिटर्स। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि वो अपने शिकारियों से बचे रह सकें। फॉर एग्जांपल बिग कैट्स, जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं जैसे लायन और टाइगर, इनकी स्किन जो होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और इनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। जो लायन टेल्ड मकाक होता है जिसको बियर्ड एप बोलते हैं, ये बना हुआ है लायन टेल्ड मकाक। ओके, तो इसको बियर्ड एप भी बोलते हैं क्योंकि ऐसा लगता है इसकी दाढ़ी निकली हुई है। ओके, तो ये भी उन जंगलों में रहता है जो वेस्टर्न घाट में जंगल होते हैं वहाँ पर रहता है। ओके, तो एक सिल्वर वाइट कलर की एक दाढ़ी जो है वो उसके गर्दन के आसपास उगती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लायन टेल्ड मकाक बोलते हैं। ओके, इट इज़ अ गुड क्लाइंबर। ये बहुत अच्छे से पेड़ों पर भाग सकता है, यहाँ वहाँ पेड़ों पर चढ़ सकता है। ओके, इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स। ये मोस्टली क्या खाता है? फल खाता है। ये बीज भी खाता है, पत्तियाँ भी खाता है, स्टेम्स भी खाता है, फ्लावर भी खाता है, बड भी खाता है। ओके, बड मतलब कली, जो फूल बनने वाला है। ओके, उसको भी खाता है। द बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट। ये कीड़े भी खाता है। ओके, जब इसको फ्रूट्स वगैरह नहीं मिलते तो ये जो पेड़ की छाल है उसको फाड़ करके उसमें जो कीड़े होते हैं उसको खाता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज,
इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। तो सिंस ये जो बंदर है इसको बहुत मुश्किल से फूड मिलता है, तो ये मतलब सिर्फ इसको नीचे बहुत मुश्किल से इसको फूड मिलता है, इसलिए ये ज़मीन पर आता ही नहीं, ये पेड़ों पर ही रहता है। इसको पेड़ों से ही फूड मिल जाता है, कीड़े भी मिल जाते हैं, फल भी मिल जाते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एलिफेंट। एक बहुत ही जाना माना, बहुत ही जीता जागता आपको एक और जानवर है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुतायत में मिलता है, जो है एलिफेंट यानी हाथी। अब हाथी के बारे में क्या ख़ास बात है कि इसने ऐसी कंडीशन को अडेप्ट कर लिया रेन फॉरेस्ट की कि ये जो इसकी जो नाक है वो उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। ओके, तो ये अपनी सूंघने की शक्ति से इस रेन फॉरेस्ट में अपने खाने लायक चीज़ें ढूंढता रहता है। इसका जो ट्रंक होता है यानी जो इसके दांत होते हैं, ओके, वो खाने को उठाने का काम करते हैं। जो इसकी सूंड होती है उसको ट्रंक बोलते हैं, तो ट्रंक जो होती है वो खाने को उठाने पकड़ने का काम करता है। ओके, सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन ऑफ फूड रेदर वेल। तो इसीलिए जो एलिफेंट है वो जो कॉम्पिटिशन चल रहा है इतने सारे जानवरों के बीच में, उस कॉम्पिटिशन को ये आसानी से फेस कर सकता है। ओके, एलिफेंट जो है सर्वाइव कर सकता है क्योंकि ये ढेर सारा खाना इसके लिए अवेलेबल होता है। ये कोई भी प्लांट को उखाड़ करके अपने दांतों से और अपने सूंड की मदद से ये किसी भी प्लांट को उखाड़ करके खा सकता है। ओके, जो बड़े बड़े कान होते हैं हाथी के वो बहुत तेज़ी से सुनने का काम करते हैं, इनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। ओके, और ये जो कान होते हैं ये धीरे धीरे मूव करते रहते हैं ताकि इनकी बॉडी जो है वो कूल रह सके, ठंडी रह सके। ओके, और जो ह्यूमिड क्लाइमेट है रेन फॉरेस्ट का वो उससे ये कान जो है वो बचा कर रखते हैं इसको। ओके, तो ये था गाइज हमारा चैप्टर। इस चैप्टर की रीडिंग आपको कम से कम 2 से 3 बार फिर से करनी है। ओके, और जो भी डाउट्स हैं मेरे से पूछिए। ओके, सो गाइज ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, कोई भी डाउट आप मेरे से पूछिए, मैं आपको क्लियर करूँगा। ओके, अब मैं आई थिंक मैंने 4 चैप्टर्स का होमवर्क दिया था, अब मैं 5th 6th और 7th चैप्टर का आपको होमवर्क दे दूंगा 1-2 दिन के अंदर। तो आप फ्राइडे और सैटरडे को ध्यान रखिए, सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को होमवर्क कंप्लीट करके भेजेंगे, और हो सके तो कोशिश करिएगा पीडीएफ फॉर्म में भेजिए, और होमवर्क के नीचे अपना नाम लिख लीजिए, अपना नाम साथ में फुल नेम होना चाहिए। ओके, होमवर्क के नीचे, होमवर्क के साथ साथ में, या फिर जो कॉपी है चैप्टर के ऊपर अपना नाम लिख लीजिए। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।